नमस्कार, नमस्ते बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। गया से बड़ी खबर है। सहकारिता मंत्री को धमकी देने वाला गिरफ्तार किया जा चुका है। मंत्री सुरेंद्र यादव को हत्या की धमकी मिली थी और मंत्री को धमकी देने वाला गिरफ्तार किया जा चुका है। सुरेंद्र यादव को धमकी दी गई थी और इस धमकी का जो आरोपी था धनवंत सिंह, उसको गिरफ्तार किया गया है। धनवंत सिंह राठौर को पटना से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर वीडियो जारी किया था। सुरेंद्र यादव का हत्या करने का, उकसाने का वीडियो जारी किया था। क्षत्रिय सेवा महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, एसएसपी आशीष भारती ने गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। बाइक लूटपाट के दौरान गोली मार दी गई है। तो मुजफ्फरपुर से यह बड़ी खबर, जहां बेखौफ अपराधियों ने तांडव मचाया है। बाइक लूटपाट के दौरान गोली मार दी गई है। बताया जा रहा है कि गोली लगने से युवक की हालत गंभीर है। एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। बाइक लेकर अपराधी फरार हो गए हैं। सकरा थाना क्षेत्र की यह घटना है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो मुजफ्फरपुर से यह खबर, जहां पर बाइक लेकर के अपराधी फरार हो गए, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बेगूसराय से बड़ी खबर है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है। इस हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। बेगूसराय से खबर, जहां एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और इस हत्या के बाद से इलाके में हड़कंप है। वारदात सिंघौल थाना क्षेत्र के इटवा की है। मृतक इटवा गांव के रहने वाले नवल कुंवर का बेटा रमेश पवार कुंवर है। हत्या के पीछे की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। परिवार वालों की सूचना पर सिंघौल थाने की पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हमें घर पे लिए तब कल के कोई मार दिल के तब दर मारने गए। कौन, जैसे पता चला होगा ना कि कौन मारा है गोली? नहीं, सब के देखल के जी कहते। कहाँ जा रहे थे ये? कहाँ घूमे जाती? हम थे ना, हम गए सोए हुए थे, सुने तो दौड़ करके गए। तब तक किशनगंज से बड़ी खबर, जहां बंगाल और एसटीएफ और गोलपोखर थाने के पांचीपारा चौकी ने बड़ी संख्या में पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। 8 पिस्टल और 180 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार किशनगंज से सटे गोलपोखर के रहने वाले मोहम्मद आलम नाम के एक व्यक्ति के घर से 8 पिस्टल और 180 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। एसटीएफ ने मोहम्मद आलम को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को शक है कि बंगाल में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर हथियार की इतनी बड़ी खेप को स्टॉक किया गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गया के बेलागंज से किडनैप 18 साल के ऋषभ कुमार को पुलिस ने पटना से सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में एक युवती भी शामिल है। किडनैपिंग मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। एसएसपी ने बताया कि हनी ट्रैप के जरिए किडनैपिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। अपहरणकर्ताओं ने युवती का इस्तेमाल कर इंस्टाग्राम पर ऋषभ कुमार से दोस्ती कराई, फिर उसे जाल में फंसाकर शुक्रवार को पटना के संपत चक से किडनैप कर लिया। अपहरण के बाद फिरौती के लिए परिजनों से 50 लाख रुपए मांगे, लेकिन पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए 4 किडनैपर को अरेस्ट कर लिया है। गिरफ्तारी युवती आरा की रहने वाली है, जिसकी गिरफ्तारी की गई है। इंस्टाग्राम के माध्यम से एक युवती से बात कर रहा था और उसी के द्वारा उसको बुलाया गया है। पटना पुलिस की टीम के द्वारा तथा एसटीएफ की टीम के द्वारा गर्दनी बाग में रेड किया गया, जहां से उक्त युवती को सबसे पहले वहां पर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया और जब पूछताछ किया गया तो उस उक्त युवती के द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उसके द्वारा अपने अन्य सहयोगियों के कहने पे उक्त लड़के को हनी ट्रैप करके उसको बुलाया। नए शिक्षक नियुक्ति नियमावली का विरोध कर रहे अभ्यर्थियों और नियोजित शिक्षकों को एक बार फिर से झटका लगा है। राज्य सरकार को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट ने शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। याचिका पर अगली सुनवाई अब 26 अगस्त को होगी। सरकारी वकील ने कोर्ट में दलील दी है कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली कानून सम्मत है और इसमें कोर्ट को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने सरकार की इस दलील को मानते हुए बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
शिक्षक नियुक्ति नियमावली में डोमिसाइल नीति को खत्म किए जाने और उसके बाद मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के बयान के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों की नाराजगी और बढ़ गई है। अभ्यर्थियों ने सरकार पर बिहार के छात्रों के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। नाराज अभ्यर्थियों ने कहा है कि डोमिसाइल नीति को लागू नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, डोमिसाइल जिस तरह से लाया गया वो समझ लीजिए कहीं कहीं छलावा है। पूरे इंडिया लेवल पे इन्होंने खोल दिया। यहाँ के जो लोकल अभ्यर्थी हैं वो इस चीज को, मातृभाषा को अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। हम सारे बिहार के अभ्यर्थियों को कहीं न कहीं ठगने का काम किया। इसलिए कि इस बात को समझिए, पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को इन्होंने छलने के साथ साथ खून के आंसू देने का काम किया। इसका जवाब हम लोग आने वाले टाइम में जरूर देंगे। से मुख्य सचिव जिस तरह से डेटा दे रहे हैं कि 3400 समथिंग ही नियोजित हुए हैं अभी तक में, मैं उनको बता देना चाहता हूं, इससे पहले शिक्षक जो है नियोजित होते थे, वो 4000 से उनकी नियुक्ति होती थी, उसके बाद बढ़ करके 20000 होती थी। तो अन्य प्रदेश से लोग यहाँ क्यों आएंगे इतना कम सैलरी में नौकरी करने के लिए? लेकिन वर्तमान समय में बीपीएससी से जो बहाली हो रही है, इसमें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा और सैलरी भी अच्छा मिलेगा। तो प्रत्येक पूरे राज्य से, पूरे देश से आवेदन आएगा और ये भारी संख्या में आवेदन आएगा। और जो अभ्यर्थी जो बिहार के हैं, जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, सभी को नुकसान होने वाला है। खबर सहरसा से है, जहां पुलिस ने कुख्यात कौशल यादव को 3 गुर्गों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से 3 पिस्टल और 15 कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने इसके पास से 2 बाइक भी बरामद की है। कौशल यादव पर हत्या और लूट सहित कई मामले दर्ज हैं। इन सभी जो गिरफ्तार अपराधकर्मी हैं, इनका आपराधिक इतिहास है, जिसमें विशेष तौर पर कौशल यादव हत्या, लूट, अवैध हथियार रखने इत्यादि के मामले में, यशवर्धन खां उर्फ जो सन्नी है उसके विरुद्ध भी अवैध हथियार, मद निषेध इत्यादि के मामले दर्ज हैं। साल 2022 को पटना के अनीसाबाद में आईआईएफ गोल्ड लोन कंपनी में हुई भीषण डकैती मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 9 करोड़ से ज्यादा की लूट मामले में आरोपी रवि राय यूपी के मऊ से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधी रवि राय के खिलाफ यूपी के अलावा पश्चिम बंगाल और गया में तकरीबन 8 केस दर्ज हैं। तो वहां के एसपी मऊ हैं, उनके सहयोग से रवि राय को जो अरेस्ट किया गया और फिर अरेस्ट करके यहाँ पटना लाया गया। आज उसे फॉरवर्ड किया जा रहा है। उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा इस काम में अपनी संलिप्तता जो पंकज कुमार के अलावा भी वो स्वीकार किया गया है। 2 अन्य नाम बताए गए जो अनुसंधान के दृष्टिकोण से अभी उसका जो है बताना उचित नहीं होगा। बड़ी खबर सुपौल से, जहां बंजारन समुदाय के शादीशुदा महिला और पुरुष के बीच प्रेम प्रसंग में हुई शादी को लेकर जारी पंचायत में जमकर मारपीट हुई है। तो पंचायती के दौरान जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में दोनों पक्ष से 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। मामला सदर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 19 भिलाई के पास का है। बताया जाता है कि 2 पक्षों के बीच पंचायत करने के दौरान मारपीट शुरू हो गई। मारपीट में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों ने बताया कि शादीशुदा महिला और पुरुष के बीच प्रेम प्रसंग और फिर शादी को लेकर दोनों पक्षों की ओर से पंचायत हो रही थी, तभी विवाद बढ़ गया और मारपीट होने लगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर शेखपुरा से, जहां बरबीघा थाना क्षेत्र के पिजड़ी गांव में आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्ष में भारी विवाद हो गया। एक पक्ष के लोगों ने पिस्टल और तलवार लेकर दूसरे पक्ष पर हमला करने की कोशिश की। एक महिला ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़ित पक्ष के लोगों ने एसपी को घटना का वीडियो उपलब्ध कराया है। आरोप है कि फायरिंग भी की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। छोटी मामा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ललन सिंह ने बीजेपी पर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाया। वहीं संसद ने यूसीसी बिल का विपक्ष की तरफ से विरोध करने की बात कही। तो आपके सरकार का क्या इसमें?
जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल पार्लियामेंट में आएगा तो मेरी जितनी ताकत होगी, मेरी जितनी क्षमता होगी, मैं उसका विरोध करूंगा। कांग्रेस में किसी भी तरह की टूट की संभावना को कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने एक सिरे से खारिज कर दिया है। अजीत शर्मा ने कहा है कि उनके नाम को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी से बिल्कुल नाराज नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक दल के नेता के पद से उनका हटना तय था, क्योंकि अखिलेश सिंह बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जा चुके थे। उन्होंने जेडीयू और कांग्रेस में टूट की संभावना को सच्चाई से अलग बताया। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। देखिए, ऐसा है, अध्यक्ष के मदन मोहन झा जी हमारे आदरणीय है, वो 4 साल उनका पूरा हो गया था, बनना था तो अखिलेश प्रसाद सिंह जी बने। तो सवाल है कि एक ही जाति के 2 पद पे रहना उचित नहीं था, ये मैं भी मानता हूं। और सीएलपी हटने से क्या मतलब, मैं विधायक तो हुई, विधायक तो जनता चुनता है। नहीं, सुशील मोदी जी भी बोल रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी भी बोल रहे हैं। आप ये बताइए, जनता विधायकों को, सांसदों को चुन के भेजती है, क्यों भेजती है? उनकी आवाज बनने के लिए, उनकी जो कठिनाई है वो पूरा करने के लिए। बड़ा खबर दरभंगा से, जहां दरभंगा में झमाझम बारिश हुई है। कई वार्डों में जलजमाव की स्थिति है, कई घरों में पानी घुस गया है। लोग सामान को बचाने में जुटे हुए हैं। नगर निगम की भी पोल खुल गई है। रात से ही लगातार बारिश हो रही है। कई स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जलजमाव के कारण लोग घरों में कैद हो गए हैं। बड़ी खबर बगहा से, जहां गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है। फिलहाल बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। वाल्मीकि नगर बराज से पानी डिस्चार्ज किया गया है, तो गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि देखने को मिल रही है। हालांकि बाढ़ का भी फिलहाल कोई खतरा नहीं है। बताया जा रहा है कि बराज से 1.4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बारिश के बाद जलस्तर में वृद्धि हुई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से ताजा अपडेट दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज। नेपाल के तराई क्षेत्रों में रुक रुक के हो रही बारिश के बाद गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है और फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक का कुल डिस्चार्ज 1,40,000 क्यूसेक बताया गया है। और गंडक नदी की बात करें तो गंडक नदी में 1,24,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां गंडक नदी के जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। और फिर पिछले 10 घंटों की बात करें तो गंडक नदी का जलस्तर लगभग स्थिर है और यह जलस्तर करीब 1,40,000 क्यूसेक के आसपास आकर ठहर गया है। लेकिन नेपाल की तराई इलाकों में जैसे ही बारिश शुरू हो रही है, गंडक नदी का जलस्तर बढ़ता है और धीरे धीरे बारिश रुकने के साथ ही जलस्तर नीचे गिर जा रहा है। तो फिलहाल जिला प्रशासन की पूरी टीम अलर्ट है, जल संसाधन विभाग की टीम भी अलर्ट है। और जो गंडक नदी का जलस्तर है, तो फिलहाल किसी इलाके में कोई खतरा की बात नहीं दिखाई दे रही है और जिला प्रशासन भी अभी फिलहाल निश्चिंत मुद्रा में है कि इस जलस्तर से अभी फिलहाल कोई नुकसान नहीं दिखने वाला है। तो लेकिन मौसम विभाग का जो अलर्ट है और लगातार जैसे ही बारिश शुरू होगी तो फिलहाल गंडक नदी का जलस्तर फिर बढ़ेगा। लेकिन तमाम बारिश और गंडक नदी के जलस्तर के उतार चढ़ाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी बांधों और तटबंधों पर अभियंताओं को अलर्ट जरूर कर दिया है। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि नगर गंडक बराज। भागलपुर में बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी शिक्षकों के साथ खड़ी है। 13 जुलाई को डोमिसाइल नीति को लेकर पार्टी विधानसभा मार्च करेगी। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार ये कह रही है कि टैलेंटेड शिक्षक नहीं है, तो सरकार के कितने मंत्री टैलेंटेड हैं? भारतीय जनता पार्टी अपने शिक्षक भाइयों के साथ मजबूती से खड़ी है और इसमें हम लोग पूरी ताकत से उनके पीछे चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। नीतीश जी को मंत्रिमंडल में तो बहुत टैलेंटेड लोग मिल गए हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए टैलेंटेड नहीं मिल रहे हैं। क्या आपके मंत्रिमंडल में अगर ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं तो वो भी बाहर से लाएंगे? लैंडपुर जॉब घोटाले में सीबीआई ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया है। चार्जशीट में नाम आने के बाद बीजेपी तेजस्वी को बर्खास्त करने की मांग कर रही है, जबकि जेडीयू के नेताओं का कहना है कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे। उनके बर्खास्त करने की मांग से क्या होगा? तो आज नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उन्हें चार्जशीट हो, किसी के चार्जशीट कर देने से
कोई करप्शन प्रूफ हो जाता है क्या? पहले से लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रही लालू परिवार की मुश्किलें तब और ज्यादा बढ़ गई जब सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट में लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव का भी नाम जुड़ गया। तेजस्वी को आरोपी बनाए जाने के बाद से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं की मांग है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। इसमें नीतीश बाबू को हम कह सकते हैं कि नीतीश बाबू को इस पर बहुत सोच समझ के काम करते हैं। तेजस्वी यादव को बर्खास्त करने की बीजेपी की मांग पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पलटवार किया है। ललन सिंह का कहना है कि बीजेपी के नेता एनसीपी के जिन नेताओं को भ्रष्ट बताते थे वो नेता बीजेपी की ही सरकार में मंत्री बन गए। पहले उनको बर्खास्त करें, फिर नैतिकता की बात करें। देश के प्रधानमंत्री ने कहा उनके बारे में निर्णय करिए, वॉशिंग मशीन में क्यों ले गए। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के तेजस्वी यादव का बचाव करते हुए बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने निशाना साधा है। तो लालू को इन्होंने जेल भिजवाया, 4 मामलों में सजा हो गई। मनमोहन सिंह को इन्होंने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला के दस्तावेज उपलब्ध कराए। आज अपने स्वार्थ में ये तेजस्वी और लालू परिवार के पक्ष में खड़े हो गए। लैंड फॉर जॉब घोटाला लालू परिवार के गले की फांस बन चुका है। बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लालू परिवार को घेरने में लगा है तो महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि बीजेपी विरोधियों को एजेंसियों के जरिए फंसा रही है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश, पटना से रवि एस नारायण और लखीसराय से राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तेजस्वी यादव के मुद्दे पर भी ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ललन सिंह ने कहा कि सीबीआई के पास साक्ष्य नहीं है, फिर भी तेजस्वी और लालू परिवार पर दबाव बनाने के लिए ये कार्रवाई हो रही है। माननीय तेजस्वी यादव जी पर कार्रवाई हो रही है, वो दबाव बनाने के लिए कार्रवाई हो रही है। उन पर जो कार्रवाई जिस मामले में हुई है 2 बार सीबीआई ने कह चुकी है कि कोई साक्ष्य नहीं है। दोबारा दबाव बनाने के लिए कार्रवाई हो रही है, बदले की भावना से हो रही है। सावन महीने का आज दूसरा दिन है। बाबा बैद्यनाथ धाम में कांवरियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कल सावन के पहले दिन 1 लाख से अधिक कांवरियों ने बाबा पर जल अर्पण किया। शिव भक्तों की भीड़ की वजह से पूरा मंदिर परिसर केसरियामय हो गया है। देवघर में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, बोलबम। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष दुबे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। सावन के पावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। शिव भक्त अपने आराध्य देव भोलेनाथ को जलार्पण करने के लिए पहुंच रहे हैं। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में कांवरियों की भीड़ देखी जा रही है। इस वक्त हम देवघर के बाबा धाम मंदिर परिसर में मौजूद है और आप देखिए कि मंदिर में जो है कांवरिया यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बाबा भोलेनाथ पर जलार्पण कर रहे हैं। बता दें कि सावन के पहले दिन 1,13,352 कांवरियाओं ने बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पूरे सावन महीने बाबा बैद्यनाथ गर्भगृह में अर्घा लगाया जाता है, साथ ही साथ बाहरी अर्घा भी लगाया जाता है। जो श्रद्धालु कतार में लगकर गर्भगृह तक नहीं पहुंच पाते हैं उनके लिए बाहर में अर्घा लगा दिया जाता है ताकि बाहर में ही जल को अपना अर्पण करे और बाबा पर पहुंचे। साथ ही साथ एक बड़े एलईडी स्क्रीन में जो है बाहर बड़े एलईडी स्क्रीन में बाबा का ये जब तक बाबा का जलार्पण होता है तब तक जो है यहाँ पर लोगों को दर्शन कराया जाता है। तो सावन का पावन महीना है। बाबा बैद्यनाथ नगरी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। 108 किलोमीटर की पांव पैदल यात्रा कर कांवर लेकर कांवरिया जो है बाबा धाम पहुंच रहे हैं और बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये 19 सालों का संयोग इस बार है ऐसा कि मलेमास भी लगा हुआ है और श्रावणी मेला भी है। यानी इस बार 2 महीने तक ये श्रावणी मेला चलेगा और इसे अधिक मेला कहते हैं। हम एक बार कोशिश करते हैं आपको गर्भगृह की तरफ दिखाने के लिए।
यहाँ पर देखिए कि श्रद्धालु, हालांकि अभी आपको नहीं, लेकिन ये कतार जो है वो जब रुकता है तो इस तरह की स्थिति आती है। तो बाबा बैद्यनाथ धाम में जो है वो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। इस बार अधिक मास बोला जा रहा है क्योंकि मलेमास लग रहा है। दूसरी तरफ हम दिखा दें आपको कि माता पार्वती की तरफ जो है कतारबद्ध होकर कांवरिया जलार्पण करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो बाबा धाम में कांवरियों का आना शुरू हो चुका है। लगातार कांवरिया जलार्पण करने के लिए देवघर के बाबा धाम पहुंच रहे हैं और बाबा पर जलार्पण भी कर रहे हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और आइए एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।